Hello everyone, my name is Shubhi. Today, finally, we are starting with our lectures for Sociology CUET UG. Now, the first topic that we have is this is Unit 1. So, the whole syllabus I have already discussed. It is divided into 10 units. The first unit is the structure of Indian society. Now, there are three parts of this particular unit. The first part A is introducing Indian society, colonialism, nationalism, class, and community. Now, this actually is not very detailed in the NCRT books, so I have taken this topic. And actually, this topic we are going to understand this in with the reference of colonial era in history of India. ओके, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट द थिंग इज हिस्ट्री में आप सिर्फ इवेंट्स पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में आप क्या करोगे, एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि कॉलोनियलिज्म फेज में कैसा सोशल स्ट्रक्चर था, कैसी सोसाइटी थी, क्या क्या चेंजेस थे, कैसे कॉलोनियलिज्म की वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ, न्यू क्लासेस इमर्ज हुए, कैसे कम्युनिटी न्यू कम्युनिटीज फॉर्म हुई। ठीक है, वो सब हम इसमें देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बता देती हूँ पहले, इंडिया में सोशियोलॉजी जो आई वो फिर क्या रीजन थे। देखिए, जब कॉलोनियल रूलर्स आए देवर ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब वहां की जो सोसाइटी थी दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी एंड स्पेशली द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। कैसे कुछ पेक्यूलियर चीजें थी, जैसे हो गया कास्ट सिस्टम इंडिया का, ठीक है, वो बड़ा ही डिफरेंट था। ऐसा सिस्टम वहां पे नहीं था। ब्रिटेन में कास्ट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। कास्ट सिस्टम के अलावा जैसे रीजनलिज्म था, ठीक है, जो पूरी सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी, वो बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ओके, रीजनलिज्म के अलावा और क्या पॉइंट्स हम देख सकते हैं। रीजनलिज्म के अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज्यादा थी इंडिया में, ठीक है। सो एक हिट्रोजेनिटी थी सोसाइटी में, बहुत सारी लैंग्वेजेस लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, ठीक है, एथनिसिटी डिफरेंट है, कल्चर्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को इंडियन सोसाइटी को बेटर समझने के लिए, आपको अगर किसी एरिया को बेटर एडमिनिस्टर करना है, अच्छे तरीके से वहां पे प्रशासन करना है, फिर बहुत जरूरी है कि आप उस सोसाइटी को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब उस बेहतरीन तरीके से जानने के लिए ये बड़ी जरूरी बात थी कि ये छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, उनको समझना। तो उसके लिए बहुत सारे इन लोगों ने ऐसी रिसर्चेस करवाई इंडियन सोसाइटी पे, जो कि एक्चुअली कहीं ना कहीं बर्थ दे रही थी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। किसी दिन किसी लेक्चर में बात करेंगे एक्चुअली इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि इनिशियली यूरोप में हुआ था। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कैसे इमर्जेंस हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा ये बता दिया आपको कि किन कारणों से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस इंडिया में हुआ था। ऑल्सो इन ये इस टाइम में बहुत सारे सोशल चेंजेस भी हो रहे थे। क्या क्या सोशल चेंजेस हो रहे थे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है इंडिया में इमर्जेंस हुआ सोशियोलॉजी का। जब ये स्टार्ट हुई, स्टडीज स्टार्ट हुई, तो एक सोशल साइंस सामने आया जो कि सोसाइटी को स्टडी कर रहा था। और बहुत सारे उस टाइम पे रिसर्चेस भी हो रही थी, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे जिनको बाद में सोशियोलॉजिस्ट बोला गया, जैसे जीएस बुरे हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद एमएन श्रीनिवास हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोसाइटी के बारे में प्रॉपर स्टडी कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज को लेके। ओके, सो अभी थोड़ा मेन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। बिफोर द एडवांट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इंडिया वॉज द सब कॉन्टिनेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में उतनी सॉलिडारिटी नहीं थी, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड था बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स। It was during the time of colonialism when India gained its feeling of nationalism. और ये colonialism पहला फेज था
पहला ऐसा समय था जब इंडिया में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई थी, ठीक है। Huge exploitation and domination developed fear among Indians, but it also led to the development of consciousness of India that we are one nation for the first time. वो जो एक डर था उसकी वजह से जो इंडियंस थे उनके मन में एक वी फीलिंग आई कि हम सेम चीज को झेल रहे हैं, सेम चीज हमें परेशान कर रही है, और उसकी वजह से एक कॉमन फीलिंग आने लगी, और कहीं ना कहीं उसी फीलिंग ने नेशनलिज्म को डेवलप किया। For example, the urban middle classes were the important carriers of nationalism. According to the Collins English Dictionary, colonialism is the policy and practice of a power in extending control over weaker people or areas. देखो कॉलोनियलिज्म में क्या होगा कि एक ग्रुप होगा जो बहुत पावरफुल होगा और एक छोटा ग्रुप होगा जो कम पावरफुल होगा, ठीक है। ये वाला ग्रुप जो होगा वो अपनी पावर को इस पे डालेगा और इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, हर तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, सोशल तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन केस ऑफ इंडिया ये हो गया ब्रिटेन, और ये हो गया इन केस ऑफ इंडिया इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। नाउ regional communities and caste-based community also solidified during colonial times. क्यों ऐसा हुआ था ये हम अभी डिटेल में समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिख कम्युनिटी played an important role in the fight against colonialism and many others. अब इसको भी समझेंगे, उससे पहले एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑल दिस। कोलोनियलिज्म की डेफिनेशन हमने अभी ऊपर देखी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो ये वाली, अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी, ठीक है, colonialism की डेफिनेशन। अब बाकी तीन डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, देर आर टू टाइप्स ऑफ colonialism, ठीक है, दो तरीके का colonialism होता है, टू टाइप्स। नंबर वन इज सेटलर colonialism, नंबर टू एक्सप्लॉयटेटिव colonialism। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो मिक्सचर ऑफ बोथ थे। कैसे? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट तो कर ही रहे थे हम लोगों को हर तरीके से, ठीक है, चाहे हमारे रिसोर्सेस के सेंस में हो, कच्चा माल ले जाते थे यहाँ से, फिर अपनी फैक्ट्रीज में उससे मटेरियल बना के गुड्स प्रोड्यूस करके हमें ही महंगे दामों पे बेचते थे। और सेटलर कॉलोनियलिज्म मतलब कि यहाँ पे आके बहुत सारे सेटल्ड भी थे, ठीक है। तो ये इंडिया का कॉलोनियलिज्म जो था वो मिक्स्ड टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म था। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे में वो है नेशनलिज्म। नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा है एंडरसन ने। क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आता है, तो ऐसे आ सकता है कि हु हैज कॉल्ड नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, तो बेंडिक एंडरसन, एंडरसन सॉरी, ठीक है, और भी कई तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। Feeling of nationalism is based on a sense of attachment to one another among individuals dispersed across space and time and likely never to meet each other, but who share customs, language, tradition, कल्चर और रेजिडेंस विद इन अ सेट ऑफ बॉर्डर। देखिए जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, नेशनलिज्म हैज नो फिक्स बाउंड्री। जैसे कि अगर हम स्टेट की बात करें, तो स्टेट्स जो होते हैं उनकी फिक्स बाउंड्रीज होती है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की एक फिक्स बाउंड्री होती है, बट हम अगर इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। जो ये एक फीलिंग है जो कि इंडियंस, मानिए ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं जो बाहर भी रहते हैं, वो भी नेशनलिज्म फीलिंग उनके अंदर हो सकती है। जैसे कि आपने बहुत बार एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, देखा होगा कि जब हमारे पीएम कहीं भारत से बाहर भ्रमण पे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है बहुत अच्छे से उनका वेलकम करता है, ठीक है। तो वो लोग रहते तो यहाँ नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर एनआरआईज, राइट, बट स्टिल दे हैव सेंस, दे हैव अ फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियन। तो ये जो नेशनलिज्म है वो एक फीलिंग है जो कि बाउंड्रीलेस है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास। अगर हम क्लास की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज a class is mostly defined in relation to the broad structure of the property system, ठीक है।
A group of people belong to the same class when they occupy the same position within the property system governing labor, physical assets and also intangible assets such as money and knowledge. देखो ये क्लास को समझना बहुत ही इजी है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत बार बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास है, ठीक है, या कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है. तो ये जो डिवीजन है क्लास का, ये किस बेसिस पे है? ये बेसिस पर है कि इंसान के पास कितनी वेल्थ है, कितनी प्रॉपर्टी है. ठीक है. अब वो, जैसे मिडिल क्लास एक बहुत ब्रॉडर क्लास हो जाता है, उसके अंदर फिर अलग से वी हैव क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन है उसका, जैसे अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास. तो कॉमन क्या है इन क्लासेस के बीच कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, या इनके पास जो मनी है, इनके पास जो रिसोर्सेज है, वो उनका जो लेवल है वो काफी लगभग काफी हद तक कॉमन हो. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? Community is defined as a group of members who live in a certain locality and interact with one another while sharing common interests or goals. For example, neighbor. So community के लिए बड़ा important क्या है कि एक definite locality होती है, एक certain locality होती है, और एक वी फीलिंग होती है कम्युनिटी के बीच. इसीलिए नेशन को बोला जाता है इमेजिन कम्युनिटी. इमेजिन क्यों? क्योंकि वहां पे जो टेरिटरी है, जो लोकेलिटी है, वो निश्चित नहीं है, बट जो वी फीलिंग है वो निश्चित है. ओके. ना, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक्चुअली कॉलोनियलिज्म जो इंडिया में आया, उसने कैसे इम्पैक्ट किया राइज ऑफ नेशनलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज. सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलोनियलिज्म की वजह से नेशनलिज्म जो है इंडिया में वो कैसे डेवलप हुआ. ठीक है. तो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो फर्दर उसको हम 3 पॉइंट्स पे पढ़ने की कोशिश करेंगे. पहला है पॉलिटिकल अवेयरनेस. British colonial rule exposed Indians to Western political ideas and concepts of liberty, equality, and self determination. This led to a growing political consciousness among educated Indians who began to seek self-governance and independence. देखिए, आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि बहुत ज्यादा बड़े तौर पे, मतलब मास मूवमेंट हो चुका था फ्रीडम स्ट्रगल. और इस समय जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि गांधी जी हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब जो पढ़े लिखे अवेयर लोग थे, उनको ये कंसेप्ट जो थे ब्रिटिश, इनफैक्ट यूरोप के जो कंसेप्ट थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, इस सब की बात करनी चाहिए, उनको समझ में आ गया था कि ये बड़ा ही जरूरी है. ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये अपने यहाँ तो ये सारी बातें करते हैं, हमारे यहाँ आके हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो दे अंडरस्टूड दिस, दे वर वेल एजुकेटेड इंडियंस, एंड दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस. तो वो फ्रीडम की बात करने लगे थे. तो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई ना उन लोगों में पढ़कर, एजुकेशन की वजह से जो अवेयरनेस आई उन लोगों में, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल थी नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी अमंग अ कॉमन यूनिटी अमंग अ कॉमन ऑपरेशन अगेंस्ट अ कॉमन ऑपरेशन. जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़ी ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को. द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग subjugated by a foreign power fostered a sense of shared identity among Indians. People from different regions, religions, and caste found common cause in their struggle against colonial rule. भाई सब स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, सब अपने तौर पर छोटे छोटे मूवमेंट्स चला रहे थे. पेजेंट्स मूवमेंट चला रहे थे, फार्मर्स, पेजेंट्स, ठीक है, दलित, सब मूवमेंट्स चला रहे थे. बट कॉमन चीज क्या थी कि वो सारे मूवमेंट्स कहीं ना कहीं चले थे इस वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपरेशन था, इस वजह से मुद्दे उठाए गए. एंड एक समय बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी. तो ये जो कॉमन ऑपरेसर थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी वजह से ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई, उनके एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, कि लोगों को साथ आना पड़ा और इस पे
काम करना शुरू करना पड़ा, और जब साथ हुए तो वो फीलिंग डेवलप हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये वैसे उसमें फर्स्ट में मैंने कवर कर दिया, बट फिर भी देख लेते हैं। The late 19th and early 20th centuries saw the emergence of various political movements and leaders advocating for India's self Indian self-rule, such as Indian National Congress and leaders like Mahatma Gandhi. These movements play a crucial role in the Indian nationalist struggle. जब ये जो मूवमेंट वाला है ना, ये मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको बहुत डिटेल में लास्ट यूनिट्स में सोशल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये जान लो कि ये जो मूवमेंट्स थे ना, इनकी वजह से जो एक एकजुटता आई लोगों में, और ये जो स्ट्रगल शुरू हुआ। और देखिए, महात्मा गांधी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जो मास मूवमेंट बना था ना, फ्रीडम स्ट्रगल, ये महात्मा गांधी की वजह से ही बना, ठीक है। सो इस वजह से जो ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो जनरेट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे क्लास फॉर्मेशन, जो न्यू क्लास फॉर्मेशन हुआ बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म, वो कैसे हुआ। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्लास फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? ब्रिटिश colonialism brought significant economic changes, including the introduction of a modern industrial and capitalist economy. This led to the emergence of new social and economic classes, such as urban working class and a Western educated elite. देखो, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज थी उनको इंट्रोड्यूस किया। अब जब इंडस्ट्रीज बनेंगी तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो सिटीज बनेंगी, इंडस्ट्री डेवलप होंगी, तो कहीं ना कहीं जो अर्बन वर्किंग क्लास है वो जनरेट होगा, ठीक है। फिर क्या किया कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदला। तो जब एजुकेशन सिस्टम इन्होंने अपना बदला, तो पढ़ लिख के भैया लोग, किसी को बदलने के लिए, किसी को, किसी के ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या करना है, उसको पढ़ाना है, ठीक है। सही पढ़ाओगे तो अच्छा इंसान बनेगा, गलत पढ़ाओगे तो बुरा इंसान बनेगा। तो जब एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई, वेस्टर्न एजुकेशन, तो उससे जो एक पढ़ा लिखा क्लास, एक नया वर्ग आया, वो भी एक नई क्लास को फॉर्म करता था। अच्छा, ये जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स थे, वो जैसे राजा राम मोहन राय, ये सब पढ़े लिखे लोग इनमें थे, जो बाद में आगे जाके सोशल रिफॉर्म्स पर भी काम करते हैं इंडिया में, ठीक है। Land ownership and disparities. The British introduced land tenure system that favored a few elite landowners. This led to the formation of a wealthy landlord class and a large landless labor force, contributing to class distinction. अब क्या हुआ कि जो अमीर है वो और अमीर होता गया, ठीक है, और जो बेचारा गरीब है वो और गरीब होता गया, इस वजह से कि इनको तो सारे एमिनिटीज एंड फेवर्स मिल रहे थे, और इनके पास जो था वो भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम आ गया, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन लोगों के ऊपर कर्जा आ गया, ठीक है। अपना जो भी टैक्स वगैरह पे करना है, अगर फसल नहीं हुई तो भी टैक्स पे करना है। अब टैक्स पे करना है, फसल नहीं हुई, पैसा नहीं है, तो फिर जो मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसे उधार लिए, वो नहीं चुका पाए तो और फंस गए कर्जे में। तो ऐसे करके जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी क्लास जो है वो चेंज हुई, ठीक है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन। The British established a modern education system in India, creating a new class of Indians who were exposed to Western ideas. This Western educated class played a prominent role in Indian nationalist movement. ये हम देख चुके हैं कि कैसे एजुकेशन प्राप्त करके, वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करके कुछ लोग एक्चुअली इन्फ्लुएंस हुए, एंड दे एक्चुअली लर्न टू question, and they understood the importance of freedom, democracy, liberty, ठीक है। मतलब उनकी एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होके उनको ही क्वेश्चन करना शुरू किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी। कम्युनिटीज कैसे बनी?
ठीक है, तो पहला पॉइंट है रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे कम्युनिटीज बनी. द ब्रिटिश often encouraged the preservation of religious and caste identities as a means of social control. This led to the crystallization of religious communities and reinforced caste distinctions. इन्होंने क्या किया, वो कहते हैं ना फूट डालो और नीति करो वाली पॉलिसी, वैसा ही कुछ था ये. एक्चुअली सोशल कंट्रोल लाने के लिए वो चाहते थे कि ये जो डिवीजन है, ये जो डिवाइड बना रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे, ये ऐसे ही मेंटेन रहे. क्योंकि जहां सब इकट्ठे हुए, अगर इकट्ठे होके मास मूवमेंट होगा या इकट्ठे होके कोई भी बात करेंगे तो वो माननी पड़ेगी. अगर खुद ही डिवाइडेड रहेंगे, खुद ही एक दूसरे से मतभेद रहेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. वो आराम से अपने अपना जो सिस्टम है जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज social and religious reform movements. In response to colonial rule, various reform movements emerged, challenging traditional norms and practices. Figures like Raja Ram Mohan Roy, Jyoti Rao Phule advocated for social change and contributed to the development of new social communities. ठीक है, तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, all of those ऐसी नई communities का development हुआ. Political mobilization. Colonial practices and colonial policies and practices led to the mobilization of various communities and social groups for political purposes. This was evident in the demand for separate electorate and representation of different communities. So separate electorate की बात की गई थी कि मुस्लिम्स के लिए अलग से होना चाहिए, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा. तो इसकी वजह से भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, न्यू कम्युनिटीज जो बनी, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब मेरा वो नहीं है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट आया था. कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब जो कम्युनिटी थी वो कैसे डेवलप हुए. ठीक है, कैसे नई कम्युनिटीज डेवलप हुई या कैसे जो पुरानी कम्युनिटीज थी उनके बीच जो मतभेद थे वो बढ़े. जैसे कि कास्ट सिस्टम जो था वो और रीइंफोर्स किया गया. ठीक है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम बात कर रहे थे अभी तक. सो दिस वाज इट. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मैं नेक्स्ट में वी विल सी द बी पार्ट विच इज बेसिकली आई थिंक डेमोग्राफी से रिलेटेड है. अच्छा, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं कुछ पीवाईक्यूज भी लाया करूंगी. पीवाईक्यूज भी नहीं, अगर पीवाईक्यूज नहीं लाऊंगी बिकॉज दे आर एक्सेसिबल टू एवरीवन, और एंड में अगर लगेगा तो वी विल हैव क्लासेस ऑन पीवाईक्यूज. बट पढ़ने के बाद मैं कुछ अपने क्वेश्चंस बना के लाऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड वो हम डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं. सो आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून. थैंक यू सो मच. टिल देन प्लीज कीप स्टडिंग हार्ड. ओके, बाय बाय.